So, hello everyone. This is your next pillar, pillar 3C, which is of international organizations and agreement related to economy. Okay. So, the first one is Bretton Woods Organization. Bretton Woods के बारे में हमने पहले भी सुना होगा. The conference was held in Bretton Woods town. ब्रेटन वुड टाउन में हुई थी जो कि कहाँ पे न्यू हेमिस्फीयर इन यूएसए आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू विच इज ऑन 1939 टू 45 के बाद टू रिस्टोर द ग्लोबल इकोनॉमी. टोटल 44 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था इंक्लूडिंग इंडिया. 3 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रपोज किए गए थे. वो कौन कौन से 3 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन प्रपोज किए गए थे? पहला था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आईबीआरडी कहते हैं और उसको हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं. ठीक है. और दूसरा था आईएमएफ. आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, ये दोनों के दोनों को हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएन. यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है. स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कौन कौन सी हैं? आईबीआरडी, जिसको वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, एंड आईएमएफ. क्लियर. तीसरी जो प्रपोज की गई थी वो प्रपोज हुई है, वो ऑपरेट एकदम तरीके से पूरी तरीके से इसको नहीं करा गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बनाया नहीं गया है, बट ये सिर्फ प्रपोज ही रह गया. आईटीओ था जिसका नाम था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बट इट कुड नॉट मटेरियलाइज ड्यू टू अमेरिकन ऑपोजिशन. इंस्टेड बाद में क्या सेटअप किया, नहीं बाद में क्या सेटअप हो गया था, गैट हो गया था. आपने सुना भी होगा इसके बारे में, जिसको बाद में डब्ल्यूटीओ का नाम दे दिया गया. ठीक है. डब्ल्यूटीओ इज कंसिडर्ड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन. इसको रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है यूएन का, बट स्पेशलाइज एजेंसीज नहीं कहा जाता, because it does not fulfill all the requirement of UN Charter on specialized agencies. तो ये जो WTO है ये यूएन से रिलेटेड है, बट रिलेटेड ही है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के अंदर नहीं आता है. क्लियर. नेक्स्ट है ब्रेटन वुड, जिसके अंदर हम देखेंगे पहला ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक, जो वॉशिंगटन 1949 में हुआ था, स्टेब्लिश जुलाई के अंदर. ठीक है. जो भी हमने देखे ना ये दो, तो इसके अंदर हमने पहले देखा ब्रेटन वुड के थ्रू जो है वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक आईबीआरडी प्लस आईडीए को मिला के बना है, और भी इसमें 5-6 आते हैं, बट मेनली आईबीआरडी और आईडीए है. वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है जिसके अंदर 5 इंस्टीट्यूशन है, नेमली आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, multilateral investment guarantee agency, and international center for the settlement of investment dispute. तो ये 5 वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर ही 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं. ठीक है. अब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं, तो वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है? वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, रेमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट. दिस इज इंपॉर्टेंट. क्लियर. नेक्स्ट है ब्रिक्स बैंक एंड AIIB. ठीक है. ब्रिक्स बैंक के अंदर कौन कौन से आते हैं? ब्रिक्स का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है आपको पता भी होगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. तो ब्रिक्स बैंक, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक की हम बात करते हैं, और AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. देखिए स्टार्ट कब हुआ ये 6th ब्रिक्स समिट जो हुई थी फोर्टलेजा 2014 में. मेंबर्स ने साइन की ये ट्रीटी, ये हुई 2015-16 में. मेंबर्स कौन कौन है? फाउंडिंग मेंबर्स जो मैंने अभी बताया ब्रिक्स. ओरिजिनली ईच ऑफ द अबव फाउंडिंग मेंबर्स है 20% शेयर होल्डिंग थी. बाद में सबकी शेयर होल्डिंग कितनी हो गई? 18.98% आफ्टर एडिशन ऑफ सम न्यू मेंबर्स. ठीक है. AIIB के अंदर क्या है? चाइना, इंडिया, यूके, स्विट्जरलैंड, मोर देन 100 नेशन एज ऑफ 2022. 100 से ऊपर नेशन है जो AIIB के अंदर आते हैं. वोटिंग पावर, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है? 2023 नवंबर के अकॉर्डिंग नया शेयर होल्डिंग पैटर्न था. ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का कितना शेयर होल्डिंग है? 18.98%. बांग्लादेश का इतना, यूएई का इतना, इजिप्ट का इतना, यूरुग्वे का एडेड एज प्रोस्पेक्टिव मेंबर बट नॉट येट हैव शेयर होल्डिंग. ये एक प्रोस्पेक्टिव मेंबर के तौर पे ऐड तो कर दिया गया, बट वोटिंग पावर इनके पास अभी नहीं है. क्लियर. और अगर मैं AIIB के अंदर बात करूं तो शेयर कैपिटल के बेस पे यहाँ पे वोटिंग पावर है. चाइना की सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग है अप्रॉक्स 27%, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट है अप्रॉक्स 7%, एशियन कंट्रीज कंट्रोल अबाउट 75% शेयर होल्डिंग एशियन कंट्रीज के हाथ में, और 25% जो है बाकी नॉन एशियन नेशन के अंदर है. ठीक है. हेडक्वार्टर अगर मैं बात करूं ब्रिक्स का, तो शंघाई चाइना में है, और AIIB का भी चाइना में है, बट बीजिंग के अंदर. कोरोना लोन टू इंडिया $1 बिलियन का दिया था, और इधर $750 मिलियन का दिया गया था. ठीक है. कोरोना में टाइम पे लोन दिया था. ब्रिक्स मेंबर हैव आल्सो सेट अप $100 बिलियन ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, जिससे कि मेंबर्स को हेल्प कर सके ड्यूरिंग BOP क्राइसिस सिमिलर टू IMF. क्लियर. ब्रिक्स नेशन ऑल्सो प्लानिंग टू सेटअप देयर ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम, जो स्विफ्ट की तरह होगा, ब्रिक्स रेटिंग एजेंसी की तरह होगा. तो ब्रिक्स अभी प्लान भी कर रहे हैं ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम जैसा कुछ सिस्टम ऑपरेट हुए. ठीक है. कुछ बने. तीसरा है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स. मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के अंदर कौन कौन से बैंक्स हमारे आते हैं? BIS, विच इज बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट. बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट 1930 में सेटअप हुआ बेजल, स्विट्जरलैंड में.
60 कंट्रीज को लेके ये बना है, मेड अप ऑफ 60 कंट्री सेंट्रल बैंक्स को लेके। और इसकी जो कमिटी है ऑन बैंकिंग सुपरविजन सेट नॉर्म्स इन 1988, 2004 में सेकंड कमिटी, 2011 में थर्ड, टू इंश्योर द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक 1964 में सेटअप हुआ इन अबिजियन इन आइवरी कोस्ट, और इंडिया भी मेंबर है और लोन्स मिलते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में सेटअप हुआ मनीला फिलीपींस में, इंडिया भी मेंबर है और लोन्स मिलते हैं। यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट 1991 में सेटअप हुआ, लंदन में हुआ, इंडिया मेंबर बना, शेयर होल्डर बना। 2018 में इंडिया विल नॉट बी एलिजिबल फॉर लोन्स फ्रॉम EBRD। इन सब में लोन्स इंडिया के लिए, इंडिया लोन्स के लिए एलिजिबल है इन दोनों में, बट इसके अंदर इंडिया के अंदर लोन्स एलिजिबल नहीं है। बट इंडिया कैन इनिशिएट जॉइंट लोन प्रपोजल फॉर एशियन अफ्रीकन यूरोपियन नेशन फॉर इट्स सॉफ्ट डिप्लोमेसी। ठीक है, जॉइंट लोन प्रपोजल ले सकते हैं एशियन अफ्रीकन यूरोपियन नेशंस के लिए सॉफ्ट डिप्लोमेसी के लिए, बट वैसे लोन नहीं ले सकते हैं। आइडियाज, आइडियाज क्या है? आइडियाज की फुल फॉर्म है इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। ठीक है, इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम जो 2005 में आई, किस चीज के लिए आई? डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने सेलेक्ट किया ये लोन प्रोजेक्ट। फाइनेंस मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर विल रिलीज द लोन रूपी टू रेसिपेंट कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्रेटन वुड के अंदर आपका एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन IMF, वॉशिंगटन, 1945 दिसंबर में ये आया। जैसे अभी हमने पहला देखा, आपको पता है ब्रेटन वुड के अंदर पहला हमने कौन सा देखा? पहला हमने देखा वर्ल्ड बैंक, दूसरा हमारा आएगा IMF। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेल्प्स इन ग्लोबल करेंसी एक्सचेंज स्टेबिलिटी, हेल्प्स अगेंस्ट बैलेंस्ड ऑफ पेमेंट क्राइसिस, आपको पता भी है। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ, एंड इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। ये फर्स्ट वुमेन है टू बी द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF 2019 से 2022 जनवरी तक। उससे पहले रघुराम राजन थे, इन्होंने ये क्या थे? चीफ इकोनॉमिस्ट थे IMF के। 2022 में गीता गोपीनाथ प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। रिपोर्ट्स कौन कौन सी निकालता है IMF? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन UN हैज 195 मेंबर और IMF के अंदर 189 मेंबर्स है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू शुड रिमेंबर। IMF लोन विंडोज कौन कौन सी है? रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, स्टैंड बाय अरेंजमेंट और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तीसरा जो हमारा है GATT, जिसको हम बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, जो बाद में WTO के तौर में आया जेनीवा के अंदर। 1948 में GATT आया, 1986 1993 में यूरुग्वे राउंड ऑफ GATT नेगोशिएशन हुई, सेटअप किया उन्होंने एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन, जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज में एनकरेज कर सके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी एनकरेज कर सके। 1994 में माराकेश ट्रीटी आई, WTO ने स्टार्ट करना शुरू कर दिया 1995 1 जनवरी से, स्विट्जरलैंड जेनेवा में। इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। यूजुअली एक बार मिलते हैं हर 2 साल में, डेलिबरेट्स ऑन ट्रेड एग्रीमेंट पे बेसिस पे बात होती है। एक कंट्री का 8 वोट होता है, एक कंट्री होगी तो एक ही वोट देती है। अनलाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक वेयर द मनी पावर शेयर होल्डिंग। देखिए IMF और वर्ल्ड बैंक की तरह नहीं है यहाँ, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक में आपको पता है कि शेयर होल्डिंग किस पे डिपेंड करती है कि कितना मनी पावर है, किस कंट्री ने जितना ज्यादा शेयर होल्डिंग लगा रखी है। जैसे चाइना ने लगा रखी है तो चाइना की वोटिंग पावर ज्यादा है, तो उसकी तरह नहीं होता है। यहाँ पे हर एक कंट्री का एक वोट होता है मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस WTO के अंदर। अपॉइंट कौन करते हैं? डायरेक्टर जनरल टू लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ठीक है, नेक्स्ट आता है जनरल काउंसिल, डे टू डे डिसीजन मेकिंग बॉडीज है। जेनेवा में इंप्लीमेंट करता है डिसीजन ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, हैज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच मेंबर कंट्री, हर मेंबर कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव है। हैज 2 बॉडीज विद सेपरेट चेयरमैन, 2 बॉडीज है। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, एपेलेट बॉडी है ये एक, अगर यहाँ ग्रीवेंसेस नहीं सुने गए तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसके लिए। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। बिलो जनरल काउंसिल, जनरल काउंसिल के नीचे कौन आते हैं? देयर आर कमिटीज ऑन इंडिविजुअल एग्रीमेंट्स एंड एनेक्सेस, एग्जांपल एंटी डंपिंग, सब्सिडीज, काउंटर वेलिंग मेजर्स, जो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, अब जनरल काउंसिल के अलावा और भी 2-3 बॉडीज हैं जो ये सारी एंटी डंपिंग बॉडी, सब्सिडीज, काउंटर वेलिंग मेजर, जो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, टैरिफ बैरियर अगेंस्ट इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कैसे कैसे टैरिफ बैरियर है? टैरिफ बैरियर अगेंस्ट इंटरनेशनल ट्रेड, पहला है CVD विच इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ठीक है, देखिए 2 सिनारियोज होते हैं जहाँ पे फॉरेन गुड्स इंडियंस को चीपर लग रहे हो डोमेस्टिक गुड्स से। इंडिया को इंडियंस को इंडिया के गुड्स कब महंगे लगे और फॉरेन के गुड्स कब सस्ते लगेंगे। 2 ही कंडीशन है, जब फॉरेन कंट्री सब्सिडीज दे रही है अपने गुड्स पे, यानी कि एक्सपोर्टर को, यानी कि इंडियंस को, या फिर इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्सेस वगैरह ले रही है, सेस ले रही है, सरचार्ज ले रही है लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड में, यानी कि इंडिया के गुड्स में, तो ही ऐसे केस होंगे जब इंडिया वाले एक्सपोर्ट करेंगे बाहर से।
देन इंडियन गवर्नमेंट ट्राइज टू प्रोटेक्ट द लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो इंडियन गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि भाई इंडिया के कस्टमर्स इंडिया से ही गुड्स ले, ना कि बाहर से ले। तो वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी लोकल इंडस्ट्री को बाय इम्पोजिंग व्हाट, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। सो स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी इंपोर्टेड आइटम पे लगाया जाता है। क्लियर? जिससे कि इंपोर्टेड आइटम्स हम ना ले। क्लियर? एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, इसका एग्जांपल भी चाइना का आपको पता भी होगा। जैसे कि आपको पता है चाइना क्या करते हैं, अपने गुड्स इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं उन प्राइस में जो वो चाइना में, मान लीजिए अगर कोई चीज 10 रुपए में बेचते हैं तो वो इंडिया में इससे भी कम प्राइस में बेचते हैं। ठीक है, इवन बिलो देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो उसको बोलते हैं डंपिंग करना। तो एंटी डंपिंग इंडिया लगा देती है। इंडिया कॉमर्स मिनिस्ट्री डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमिडीज इन्वेस्टिगेट करती है और रिकमेंड करती है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को क्या लगाना है इसके ऊपर, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी है इन सच इंपोर्टेड आइटम्स में, जिससे कि लोग इंपोर्ट करना चाइना से कम करें। क्लियर? कॉमर्स मिनिस्ट्री, डीजी फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी ने लॉन्च किया आर्टिस्ट पोर्टल, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर रेमेडीज इन ट्रेड फॉर इंडियन इंडस्ट्री एंड अदर स्टेक होल्डर। एप्लीकेंट कैन कंप्लेन फाइल सॉरी कैन फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट डंपिंग। डंपिंग के अगेंस्ट कोई भी अगर फाइल करनी है कंप्लेंट, तो कौन से पोर्टल पे कर सकते हैं? आरतीज पोर्टल बोल दीजिए आप इसको चाहे। क्लियर? दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आता है WTO नोटेबल एग्रीमेंट्स। कौन कौन से एग्रीमेंट्स है? टैरिफ बैरियर। कौन कौन से आते हैं? GATT, विच इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड फॉर गुड्स, एंड जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। नॉन टैरिफ बैरियर के केस में आ गया आपका SCM, सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स। नॉन फूड के लिए, फूड के लिए हो गया एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। मिसलिनियस मेजर्स टू इनकरेज ग्लोबल ट्रेड प्रोडक्ट एनवायरमेंट। ट्रिप्स आपने बहुत फेमस है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ऑन फॉरेनर्स। WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज। ठीक है, ये सारे के सारे आपके कुछ एग्रीमेंट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं WTO एपेलेट बॉडी AB क्राइसिस। देखिए ये WTO की जो एपेलेट बॉडी है, ये एक परमानेंट बॉडी है टू रिजॉल्व अपील अगेंस्ट DSB's ऑर्डर। DSB ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी अगर है, ठीक है, कोई भी अगर मैटर है तो वो ये बॉडी है जो क्या करती है, केसेस सुनती है। कौन सी बॉडी? WTO एपेलेट बॉडी। ऑर्डिनरी बॉडी है, कंपोज्ड ऑफ 7 मेंबर, 4 ईयर का टर्म प्लान होता है, 4 ईयर के टर्म्स होते हैं इनके, एंड 1 रीअपॉइंटमेंट इसमें पॉसिबल है। WTO appellate body members are appointed by the WTO members by consensus। कंसेंसस के थ्रू इसके मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं। दैट इज नो मेंबर नेशन शुड फॉर्मली ऑब्जेक्ट टू कैंडिडेट्स नेम। कंसेंसस के थ्रू इसके मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं। WTO मल्टी पार्टी इंटरिम आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म MPIA। ड्यू टू एफॉर्मेशन एपेलेट बॉडी क्राइसिस, ऊपर की कोई बॉडी, ये जो ऊपर इनकी वजह से बॉडी क्राइसिस की, ये जो क्राइसिस होते हैं इसमें सम WTO मेंबर्स हैव क्रिएटेड अ मल्टी पार्टी, ये बनाया गया एज टेम्पररी सोल्यूशन। अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं सुना जा रहा है तो एक टेम्पररी सोल्यूशन के लिए ये एक बनाया गया है। इसके मेंबर्स कौन है? EU, यूरोपियन यूनियन, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और 20+ WTO मेंबर्स इसमें है। इंडिया अभी भी इसका मेंबर नहीं है। इंडिया वांट्स रीस्टोरेशन ऑफ द ओरिजिनल एपेलेट बॉडी। इंडिया चाहता है कि इसी में ही, ऊपर वाली बॉडी में ही, AB वाली बॉडी में ही रीस्टोरेशन हो। ठीक है, तो इंडिया इसका मेंबर अभी नहीं है। सॉरी। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कौन कौन सी है? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आर आइडेंटिफाइड बाय UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सोमालिया, यूटोपिया, कोंगो वगैरह, कोंगो। ठीक है, ये सारी की सारी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, एडवांस इकोनॉमीज, डेवलप्ड कंट्रीज कौन कौन सी है? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, एडवांस इकोनॉमी, डेवलप्ड कंट्री, यानी कि बहुत अच्छी कंट्रीज, रिच कंट्रीज कौन कौन सी है? USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी। सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर आता है आपका रशिया एंड इट्स लाइट कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज कौन कौन है? अपने इंडिया, चाइना, मैक्सिको, ब्राजील, और इवन आजकल उसको क्या बोला जाता है, इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को ग्लोबल साउथ भी बोल दिया जाता है, क्योंकि सारी की सारी साउथ में आती है कंट्रीज। ठीक है, WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, कौन कौन सी मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई है? MC12, MC मीटिंग, मतलब मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 12 एंड 13। 12th मीटिंग कहाँ हुई है? आपको ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। जेनेवा, स्विट्जरलैंड। 13 हुई है अबू धाबी में, ये 2022 में, और ये 2024 में होगी। ठीक है, कॉमेंट नोटेबल आउटकम क्या आया? अभी इसका तो आउटकम आया नहीं इसका, क्योंकि अभी हुई नहीं। इसका क्या आउटकम रहा है? फिशरी सब्सिडी एग्रीमेंट एंड पेटेंट वेवर फॉर कोरोना वैक्सीन। ठीक है, food subsidy and peace clause under WTO agreement on agriculture, first world and third world countries यानी कि developed and developing countries are required to limit their food subsidies to 5% and 10%। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है वो फूड सब्सिडी 5% ही दे, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है कम से कम 10% दे टू द वैल्यू ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन।
2013 में WTO मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जो बाली में हुई थी इंडोनेशिया में, इंडिया रिफ्यूज टू साइन एनी न्यू एग्रीमेंट अंटिल दिस फूड सब्सिडी इशू वाज रिजॉल्व। सो WTO पीस क्लॉज आया, इट गेव टेम्पररी इम्यूनिटी टू इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज, उनको टेम्पररी इम्यूनिटी प्रोवाइड की क्योंकि इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया था साइन करने के लिए। 2020 में इंडिया इन्फॉर्म WTO दैट इन राइस प्रोडक्शन वी हैव क्रॉस 10% सब्सिडी लिमिट, बट एज पर पीस क्लॉज वी हैव इम्यूनिटी, बट हमारे पास क्या है, इम्यूनिटी है। समझ आई? नेक्स्ट है फूड सब्सिडी केन ग्रुप, एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ग्रुप है। मेंबर्स कौन कौन है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया, ब्राजील, कनाडा और प्लस 20 नेशंस और है। ये क्या चाहते हैं, WTO मेंबर्स टू डिक्रीज या फिर कम कर दे, स्टॉप कर दे एग्रीकल्चर सब्सिडी, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है क्योंकि इंडिया कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि एग्रीकल्चर सब्सिडीज बंद हो जाए। ठीक है। बाली पैकेज एंड ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट TFA 2013 में जो आया था, बाली में जो हुआ था मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, इट इज द ट्रेड एग्रीमेंट आउटकम रिजल्टिंग फ्रॉम WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2013 एट बाली इंडोनेशिया। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट क्या क्या निकले यहाँ से, TFA एंड पीस क्लॉज ऑन सब्सिडीज जो मैंने अभी बताया इम्यूनिटी वाला, और दूसरा कौन सा आया, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। नैरोबी पैकेज SSM 2015 में जो हुआ, उसमें नैरोबी पैकेज रिजल्टेड फ्रॉम WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2015 में जो हुई थी नैरोबी केन्या में, वहां से यही आया, इफ देर इज अ सर्ज ऑफ चीप एग्रो एक्सपोर्ट फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड टू थर्ड वर्ल्ड, अगर बहुत ज्यादा क्या है, चीप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हो रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, देन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज विल हैव द राइट टू टेम्पररी इंक्रीज टैरिफ और टैक्सेस ऑन देम। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज टैरिफ और टैक्सेस बढ़ा सकते हैं उन प्रोडक्ट्स में जिससे कि लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से ना ले, टू प्रोटेक्ट देयर लोकल फार्मर, एंड इट इज कॉल्ड स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म। ठीक है, कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, तो इंडिया क्या कर सकती है, मतलब कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या कर सकती है, टैक्सेस वगैरह बढ़ा सकती है इन प्रोडक्ट्स पे, सो दैट यहाँ से कम हो जाए इम्पोर्ट। तो इसको कहते हैं स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म। ठीक है। WTO फिश सब्सिडीज वाला जो हमने देखा था, WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी साइंड इन WTO समिट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2022 जेनेवा में, प्रोहिबिट 3 काइंड ऑफ सब्सिडी, तीन तरीके की सब्सिडीज को प्रोहिबिट किया। इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग, फिशिंग ऑफ ऑलरेडी ओवर एक्सप्लॉइटेड स्पीशीज ऑफ स्टॉक, और फिशिंग ऑन अनरेगुलेटेड हाई सीज, ये सारी की सारी चीजें प्रोहिबिट कर दी। ठीक है। कन्वेंशनल ग्रेविटी मॉडल किसने डेवलप किया, बाय जैन तिनबनकर, डच इकोनॉमी से 1960। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया किस तरीके से ट्रेड इफेक्ट करता है दो कंट्रीज के बीच में। इसमें आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जानने के लिए, आपको PhD नहीं करनी है। क्लियर। ट्रेड एग्रीमेंट टाइप्स देख लेते हैं। पार्शियल स्कोप अरेंजमेंट, पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट PSA, ये बेसिकली होता है दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है छोटे छोटे गुड्स के लिए। ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल लिस्ट ऑफ गुड्स के लिए एट रिड्यूस टैरिफ, कम टैरिफ पे। ठीक है, पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट। प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये क्या होता है, मेंबर वाली कंट्रीज के लिए तो कम टैरिफ पे ट्रेड कर सकते हैं और नॉन मेंबर कंट्रीज के लिए रेगुलर टैरिफ पे होता है। ठीक है। कस्टम यूनियन क्या होता है, ये एक वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें क्या होता है, मेंबर्स क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ CET जिस नॉन मेंबर्स के लिए। ठीक है, जो भी नॉन मेंबर्स है उनके लिए कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ होगा, वही चार्ज किया जाएगा। एग्जाम्पल, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी के लिए एक कॉमन टैरिफ डिसाइड कर देगा और उनसे यही चार्ज कर दिया, कस्टम कर दिया। कॉमन मार्केट, कस्टम यूनियन है ये एक, वेयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कैपिटल, FDI, लेबर कैन मूव फ्रीली अमंग्स मेंबर्स, जैसे कि मार्कोसर साउथ अमेरिका। इकोनॉमिक यूनियन एक कॉमन मार्केट है जहाँ पे मेंबर्स कंट्री कैन कीप देयर कॉमन करेंसी एंड टैरिफ। ठीक है। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया मॉरिशस के बीच में हुआ था, CAPA विच इज क्या होता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2021 में हुआ था इंडिया मॉरिशस के बीच में, विच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। इसी तरह इंडिया UAE के बीच में भी CAPA हुआ था 2022 में। FTA इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA मतलब क्या है, अपना इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। समझ आ रही है, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, कब कब हुआ था, किसके साथ हुआ था। इंटरिम अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट, ये दो कंट्रीज के बीच में साइन हुआ था ऑन स्मॉल लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दे एक्ट एज अ फ्रंट रनर बिफोर साइनिंग और मोर कॉम्प्रिहेंसिवली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्लियर। ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पैक्ट TTIP अभी तक साइन नहीं हुआ है, इसे प्रपोज किया गया है बिटवीन दी USA एंड यूरोपियन यूनियन विद द ऑब्जेक्टिव सिमिलर टू TPP। ठीक है, रिड्यूस टैरिफ मतलब वही ऑब्जेक्टिव के साथ, ये टैरिफ कम लगे, इजियर एंट्री ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यही ऑब्जेक्टिव के साथ हुआ है, बट अभी तक ये साइन नहीं हुआ है। सॉरी। US EU के बीच में ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल भी है, TTC 2021 में जो आया, स्टार्टेड बाय प्रेसिडेंट बिडेन टू कोऑर्डिनेट द टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड पॉलिसी बिटवीन दीज टू कंट्रीज USA एंड यूरोपियन यूनियन। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, USA ने प्रपोज किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमंग 12 कंट्रीज के बीच में, कौन कौन सी, US, जापान, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनाई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, मैक्सिको, चिली एंड पेरू।
यही एम था कि लोअर टैरिफ हो फॉर पार्टिसिपेंट कंट्री के लिए और इजियर नॉर्म्स हो लेबर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, ईज करने के लिए ये सब चीजें, ट्रेड वगैरह। टीपीपी 11 और सी, ये टीपीपी 11 में 11 कंट्रीज हो गई आपकी, और सीपी टीपीपी विच इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो कुछ नेशंस है, सम ऑफ द नेशंस इन पैसिफिक रीजन सेपरेटली वर्कड एज, जो पैसिफिक रीजन में है उन्होंने सीपी टीपीपी पे काम किया, और कॉमनली नोन एज टीपीपी 11 इन 2018 दिसंबर, क्योंकि इसमें 11 सिग्नेटरीज है इसलिए 11। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, कनाडा, चिले, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम, ठीक है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आईपीएफ आपने सुना भी होगा। ओरिजिन क्या हुआ 2022, यूएसए ने लॉन्च किया ऑन द साइलेंट ऑफ क्वाड समिट इन टोक्यो जापान के साथ, जब टोक्यो क्वाड समिट चल रही थी टोक्यो जापान में, उस टाइम पे यूएसए ने लॉन्च किया। आईपीएफ इज नॉट अ ट्रेडिशनल ट्रेड एग्रीमेंट, ये ट्रेडिशनल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, क्लियर। आरसीईपी, इंट्रोडक्शन टू आरसीईपी। तो आरसीईपी क्या होता है, प्रपोज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, प्रपोज किया गया है ये 10 एशियान कंट्रीज के बीच में, एंड देयर 6 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स। कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया। 2020 नवंबर में 15 मेंबर्स ने मिलकर साइन किया, इंडिया ने अभी तक इसको साइन नहीं किया, और 2021 में सिंगापुर कौन थी, पहली कंट्री थी जिन्होंने इसको साइन किया। तो ये ध्यान रखना, इंडिया ने इसको अभी तक साइन नहीं किया है, और सिंगापुर पहली कंट्री है जिसने इसको साइन किया। इसकी फुल फॉर्म अगर आपको नहीं याद आ रही हो तो इट्स रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव, लिख सकते हैं आप, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। तो इंडिया ने भी इसको साइन नहीं किया, और सिंगापुर पहली कंट्री थी जिसने इसको साइन किया। इंडिया एशियान टू रिव्यू एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाय 2025। 2009 में इंडिया एशियान एफटीए साइन हुआ था। सो इंडिया एंड एशियान कंट्रीज विल फॉर्म अ कमिटी टू रिव्यू और मॉडिफाई द एग्रीमेंट डेडलाइन बाय द एंड ऑफ 2025। बजट 2020 एफटीए रूल ऑफ ओरिजिन, ठीक है। इन 1998 में इंडिया श्रीलंका ने एफटीए साइन किया। एफटीए एग्रीमेंट कंटेन्स रूल्स ऑफ ओरिजिन, कि ओरिजिनेटिंग कंट्री क्या है, ओरिजिनेटिंग कंट्री श्रीलंका कैन नॉट डंप गुड्स फ्रॉम सम थर्ड कंट्री चाइना इन द इंडियन मार्केट बाय जस्ट पुटिंग लेवल इन इट। मतलब कोई भी ओरिजिनेटिंग कंट्री यानी कि श्रीलंका हो गई, वो कोई भी गुड्स दूसरी कंट्री से नहीं ले सकती, मान लीजिए चाइना से नहीं ले सकती इन द इंडियन मार्केट बाय जस्ट पुटिंग अ लेवल, की लेवल लगा दे अपना। तो ये नहीं होना चाहिए, रूल्स ऑफ ओरिजिन है कि यहाँ का ही बना हुआ हो ये हो। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये ट्रेड, ये एक एग्रीमेंट साइन हो रखा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करता है, इशूड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर द कॉमर्स मिनिस्ट्री। ट्रेड एग्रीमेंट लूजिंग शाइन, नाफ्ता एंड साफ्ता। नाफ्ता 1994 में, मतलब नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1994 में कौन कौन सी कंट्रीज थी, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था ऑफ सार्क नेशन, आपको पता होगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। 2016 में इंडिया ने मना कर दिया था सार्स एनुअल समिट को अटेंड करने के लिए, जो पाकिस्तान में थी आफ्टर द उरी अटैक, ठीक है। AFCFTA 2019 में आया, अफ्रीकन यूनियन मेंबर्स हैव साइन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो 54 नेशंस कवर करता है। तो ये नॉर्थ के लिए था, ये साउथ के लिए था, ये अफ्रीकन यूनियन के लिए था। प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड वॉर। प्रोटेक्शनिज्म मतलब क्या होता है, यूज ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स टू प्रोटेक्ट द लोकल इंडस्ट्रीज अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन। फॉरेन कंपटीशन के अगेंस्ट अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी को बचाने के लिए हम लोग क्या करें, जब टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। यूएसए स्पेशल 301 रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट है ये, जो क्या लिस्ट करती है, द कंट्रीज हु आर हार्मिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क ऑफ अमेरिकन कंपनीज। कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो इन आईपीआर, ये जो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट, पेटेंट वगैरह, ट्रेडमार्क वगैरह होते हैं जो अमेरिकन कंपनीज की हार्म कर रही है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करती है। दीज कंट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरी सच एज प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री, मतलब बहुत डेंजरस, देन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट एंड देन वॉच लिस्ट। 2018 में इंडिया, रशिया, चाइना आर इन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, ठीक है। USA Generalized System of Preference GSP list. If a developing country name is in this list, अगर कोई भी developing country का name इस list में है, its export will be subjected to 0 or lower import duty in USA. कोई भी अगर country का नाम इसमें है तो उसमें 0 या फिर बहुत ही कम import duty लगी जाती है इन USA में कुछ प्रोडक्ट्स के लिए। 2019 में ट्रम्प ने ये रिमूव कर दिया इंडिया फ्रॉम जीएसपी लिस्ट, इंडिया को रिमूव कर दिया गया जीएसपी लिस्ट से ट्रम्प ने, ठीक है। ग्रुपिंग इंडिया सब कंटिनेंट, दो है इसमें, हम इंडियन सब कंटिनेंट के अंदर दो ग्रुपिंग देखेंगे, SAARC और बिम्स्टेक 1997। SAARC की फुल फॉर्म आपको पता होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, और इसकी है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, काठमांडू, नेपाल 1985 में आया था, और ये ढाका, बांग्लादेश। 8 कंट्रीज, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसमें 7 कंट्रीज है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान, ठीक है। सार्क के अंदर
2016 समिट में जो इस्लामाबाद में हुई थी कैंसिल आफ्टर इंडिया एंड अदर बॉयकॉटेड ड्यू टू उरी अटैक की वजह से, एंड देन नो एनुअल समिट, उसके बाद कोई समिट ही नहीं हुई है। हर इसकी समिट होती है एवरी 4 ईयर्स। 2018 में काठमांडू में हुई थी, 22 में कोलंबो श्रीलंका में हुई थी वर्चुअल मोड में क्योंकि कोरोना आ रखा था। बिटर एरियाज कौन कौन है? माइनवर, कूप एंड रोहिंग्या क्राइसिस, आपको पता भी होगा। आउटफ्लो ऑफ रेफ्यूजी इंडियाज एंड थाईलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन 2000। इंडिया इसमें मेंबर है। 5 ऑफ द एशियन कंट्रीज नेमली कैम्बोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम फॉर कॉर्पोरेशन इन टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। मेकोंग रिवर चाइना से स्टार्ट होती है, फ्लो करती है म्यांमार, लाओ, ये सारी की सारी कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में, और ड्रेन करती है साउथ चाइना सी में जाके। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है। ग्रुपिंग एशियान वर्सेस एससीओ। एशियान आपको पता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एससीओ शंघाई कॉर्पोरेशन इंडिया। एससीओ का हेडक्वार्टर 2001 में आया, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है ताशकेंट उज्बेकिस्तान। ठीक है, और ये क्या है? एशियान का 1969 में आया, बैंकॉक डिक्लेरेशन से हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया है। 8 अगस्त इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज एशियान डे। 10 मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे मेंबर्स हैं। चेयरमैन ऑफ एशियान हर एनुअली बेस पे रोटेट होते रहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, अगर पहले ब्रुनाई है तो फिर कैम्बोडिया हो गया, फिर इंडोनेशिया, फिर लाओस, इस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेयरमैनशिप जो है इसकी चेंज होती रहती है। 2013 में इंडोनेशिया कहाँ पे हुई थी इसकी मीटिंग? इंडोनेशिया में हुई थी। तो 2024 में कहाँ होगी? लाओस में होगी। और 2025 में कहाँ होगी? मलेशिया में होगी। इसके अंदर 6 फाउंडिंग मेंबर्स है, ये सारे। 2 नए मेंबर आए 2017 में, इंडिया पाकिस्तान। 2023 में एक और मेंबर जुड़ गया, ईरान। इसमें क्या है? इसकी थीम क्या है? 2023 की थीम रही थी टूवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। 2024 में अस्ताना कजाकिस्तान में इसकी मीटिंग हुई। ठीक है, अफगानिस्तान 6+2+1 ग्रुप फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान। 6 नेबरिंग कंट्रीज चाइना, ईरान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। 2 ग्लोबल प्लेयर्स हैं। 6+2 में 2 ग्लोबल प्लेयर्स है, यूनाइटेड स्टेट एंड रशिया, और 1 कौन है? अफगानिस्तान खुद है। ठीक है, तो अफगानिस्तान का एक ग्रुप है, तो अफगानिस्तान तो हो गई। ओशियन रिम वाला, रिम आपको पता होगा ना, रिम एसोसिएशन, रिम क्या होता है? तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA, एंड एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन APEC। देखिए 22 इंडियन ओशन रिम नेशन है, इंडिया इसका मेंबर है। चाइना यूएसए डायलॉग पार्टनर्स है। इसके अंदर 21 पैसिफिक रिम ओशन इकोनॉमीज है, इंडिया मेंबर नहीं है, चाइना और यूएसए मेंबर्स इसमें है। इसमें डायलॉग पार्टनर्स है, इसमें मेंबर्स है। इंडिया इसमें मेंबर नहीं है, इंडिया इसमें मेंबर है। इसमें 21 कंट्रीज है, इसमें 22 कंट्री है। सेटअप हुआ था 1997 में, हेडक्वार्टर मॉरिशस में। 1989 में हेडक्वार्टर सिंगापुर। 2023 में समिट का हुई है कोलंबो श्रीलंका। 2020 में वर्चुअल मीटिंग हुई थी जिसमें अडॉप्ट कर दिया गया पुत्रज्य विजन 2040 के लिए फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप की इनकी थीम है। ठीक है, अब ब्रिक्स की बात करते हैं। 2024 में नए मेंबर ज्वाइन कर दिए ब्रिक्स में, अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया, यूएई। 2024 की जो समिट होगी रशिया में होगी, कजान के अंदर। रोल ऑफ सेक्रेटेरिएट क्या है? इज प्लेड बाय इट्स प्रो टेम्पोर प्रेसिडेंसी। एग्जांपल 2022 में चाइना और 2023 में साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुपिंग ब्रिक्स। ग्रुपिंग है आपकी 3-4 ग्रुपिंग हम इसमें देखेंगे। ओपेक, OECD, नॉन अलाइन मूवमेंट और 2+2, और एक दो होगी इसमें, ये देखिए आगे की। अभी हम एक साथ देखते हैं। देखिए ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, 1961 में, हेडक्वार्टर वेना ऑस्ट्रिया में है। अब ग्रुप ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है जैसे कि सऊदी, यूएई, वेनेजुला, ईरान, इराक और भी बहुत सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। टोटल 14 मेंबर्स है। कटार ने विड्रॉ कर दिया इसमें से 2019 में, और रशिया भी इसका मेंबर अब नहीं है। ठीक है, तो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो कंट्रीज है उनकी एक ग्रुप है। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो कि 1961 में फॉर्म हुई, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। नॉन अलाइन मूवमेंट फाउंड हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ जोसेफ ब्रोज टीटो ऑफ यूगोस्लेविया, गमार एब्डेल नसेर ऑफ इजिप्ट, जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, क्वामे निक्रुमा ऑफ गाना एंड सुकोनिया ऑफ इंडोनेशिया। They advocated the third world nation to abstain from allying with USA, USSR during Cold War. क्लियर, ये आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री वगैरह में, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह में। 2+2 एग्जाम्पल इंडिया जापान 2+2 मीटिंग हुई। 2+2 का मतलब क्या होता है? 2 फॉरेन मिनिस्टर्स आए और 2 डिफेंस, मतलब मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स एंड डिफेंस मिनिस्टर फ्रॉम ईच साइड। इंडिया की तरफ से 2 मेंबर्स आए, फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर, और उनकी तरफ से भी 2 आए, फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। इस तरीके से 2+2 की मीटिंग हुई। ठीक है, JAI ट्राइलेटरल 2018 क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड जापान प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, ये ट्राइलेटरल फॉर्मेट में मिले इन द साइलेंट ऑफ G20 समिट इन ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना के अंदर। इट वाज कॉल्ड द फर्स्ट एवर JAI मीटिंग। ठीक है, JAI मीटिंग बोला गया इसको। ऑब्जेक्टिव ये थे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉमन प्रोस्पेरिटी। क्लियर,
क्वाड आपको पता होगा 4 कंट्रीज आपका है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इज अ स्ट्रैटेजिक डायलॉग ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, मार्केट इकोनॉमी एंड प्लूरिस्टिक सोसाइटी बिटवीन दी यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ऑकस भी आपको पता होगा 2021 में, दिस ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके, अंडर द पैक्ट यूएस एंड यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके हो गया ना, यूएस। तो इस पैक्ट के अंदर यूएस एंड यूके विल हेल्प ऑस्ट्रेलिया टू एक्वायर न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स। फ्रांस डज नॉट लाइक इस बिकॉज अर्लियर दे वर गोइंग टू सेल सबमरीन टू ऑस्ट्रेलिया। तो इसके अंदर 2 कंट्रीज आपकी दैट ये ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। ठीक है, तो फ्रांस को पसंद नहीं आया। पेरिस क्लब के अंदर, पेरिस क्लब एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ नेशंस है जो हेल्प करता है डेटर नेशन को व्हेन डेटर नेशन फेसिंग लोन रीपेमेंट प्रॉब्लम। कोई भी एक डेटर नेशन जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको हेल्प करता है पेरिस क्लब। कौन कौन से मेंबर्स है इसके अंदर? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी एंड मेनी अदर्स। इंडिया एक ऑब्जर्वर स्टेट है, मीनिंग फुल मेंबर नहीं है, सिर्फ एक ऑब्जर्वर स्टेट है, अभी ऑब्जर्व ही कर रही है। G20 समिट एट इंडिया 2023 में अफ्रीकन यूनियन मेड अप ऑफ 55 कंट्रीज इन द अफ्रीकन कंटिनेंट फुल मेंबरशिप दे दी गई थी, सिमिलर टू ईयू। G20 का कॉमन फ्रेमवर्क यही है, G20 प्लस पेरिस क्लब टुगेदर, इन दोनों ने मिलकर एक फ्रेमवर्क डिसाइड किया टू हेल्प दी लो इनकम कंट्रीज इन इट्स लो रीपेमेंट प्रॉब्लम्स। शेरफा ट्रैक वही जो G20 को लीड कर रहा है एक तरीके से। इंडिया का शेरफा कौन था? अमिताभ कांत, जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। क्लियर? G20 समिट 2023 18 समिट एट न्यू दिल्ली। इंडिया का थीम एंड लोगो क्या था? G20 समिट एनुअली होती है विद रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। ब्राजील की फ्यूचर समिट 2024 वाली जो समिट होगी वो ब्राजील में होगी, और आपको पता है 23 वाली इंडिया में हुई थी, जिसकी थीम क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो कि एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट से निकाली गई थी। लोगो इसका लोगो का क्या था आपको पता है? लोगो लोटस का था, ग्लोबल अर्थ रेस्टिंग ऑन अ लोटस। G20 समिट का आउटकम क्या था? न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2023, जैसे हम बोलते हैं। अफ्रीकन यूनियन 55 मेंबर ने एक्सेप्ट की थी G20 मेंबर, जस्ट लाइक ईयू इज अ मेंबर ऑफ G20। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया गया था इस मीटिंग में, और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी लॉन्च किया गया था। तो ये 2 चीज जो थी आउटकम निकला था G20 से। और G20 का आउटकम क्या था? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर IMEC में अनाउंस कर दिया गया था। G20 समिट में प्लेयर्स कौन कौन थे? इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, इसराइल, यूएसए, यूयू एंड अदर कंट्रीज इन G20। ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड रेलवे लाइन, शिपिंग कनेक्टिविटी एंड ऑप्टिकल फाइबर लिंक। G20 का आउटकम ग्लोबल फाइनेंस अलायंस, ये 2 थे ना, IMEC और GBA। तो GBA के अंदर क्या हुआ? अनाउंस हुआ यही साइड G20 समिट में ही। इसके प्लेयर्स थे इंडिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, यूएस, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, यूएई एंड अदर, टोटल 19 कंट्रीज एंड 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज ऑफ 2023 सितंबर। ठीक है, जो भी 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है, 1975 में आया। मेजर डेवलप्ड कंट्रीज इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए एंड यूके। 1997 में रशिया भी ऐड कर दी गई थी, तो ये G8 बन गया। बट देन रशिया अनेक्स क्रीमिया, रीजन ऑफ यूक्रेन। 2022 की जो समिट हुई है वो जर्मनी में हुई थी। ठीक है, ब्लैकचेयर डिक्लेरेशन, एआई सेफ्टी यूके 2023, इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएसए और बहुत सारी कंट्रीज है, टोटल 28 नेशंस हैं, एंड यूरोपियन नेशन साइन द डिक्लेरेशन। ठीक है, D10 क्या है? 5G ग्रुप है, 5G क्लब प्रपोज बाय यूके, यूके ने प्रपोज किया था। G7 कंट्रीज है इसके अंदर, ये सारी प्लस 3 मोर, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया है, तो टोटल D10 का ग्रुप है। क्लियर? मिनरल्स रिलेटेड ग्रुपिंग मास्टरमाइंड कौन है? वर्ल्ड बैंक एंड जापान, लेटर कनाडा, इटली, साउथ कोरिया ऑल्सो ज्वाइन दीज मिनरल रिलेटेड ग्रुपिंग। ठीक है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, यूएस लेड पार्टनरशिप है टू सिक्योर व्हाट? क्रिटिकल मिनरल्स एंड रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन चाइना की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए। MSP के अंदर कौन कौन आते हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन कमीशन। 2023 जून में इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया था। ओरिजिनली वी वर नॉट इनवाइटेड, MSP ग्रुप को इंडिया ने 2023 में ज्वाइन किया था जून में। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड नोटेबल ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन कौन से इनिशिएटिव्स है, कौन कौन से ग्रुप्स है? जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड, चाइना इसका मास्टरमाइंड है, पता भी होगा, 2013 में ये आया था। देन ब्लू डॉट नेटवर्क, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्लू डॉट नेटवर्क के अंदर कौन कौन है इसका मास्टरमाइंड? यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, 2019 में आया था। ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव था 2021 में। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, G7 कंट्रीज, मोस्टली यूएसए का ब्रेन, मतलब यूएसए का था ये आइडिया, 2022 में आया। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, अभी हमने देखा G20 के अंदर निकला था। इट इज अ सब स्कीम ऑफ PGII गिवन इन प्रीवियस सेल। PGII विच इज पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, अभी आपको बताया G20 समिट में आया 2023 में। पार्टनरशिप फॉर रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन एनहांसमेंट, राइज फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, अभी ये भी बताया 2023 में आया। वर्ल्ड बैंक एंड जापान, लेटर इन तीनों ने ज्वाइन कर दिया, अभी हमने ये यहाँ पे देखा था, ये रहा। ठीक है, ऊपर देखा था ना, ये रहा मिनरल्स रिलेटेड ग्रुपिंग। ठीक है,
अब है ग्रुपिंग मिडल ईस्ट और जो मिडल ईस्ट की ग्रुपिंग है, जीसीसी विच इज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। 1981 में था, फॉर्म हुआ, हेडक्वार्टर रियाद सऊदी अरेबिया में। 1969 हेडक्वार्टर जेदा सऊदी अरेबिया में है। 6 मेंबर्स है इसके अंदर ऑलमोस्ट 50 इस्लामिक कंट्रीज हैं। 2017 में सम ऑफ दीज मेंबर्स हैव कट ऑफ डिप्लोमेटिक एंड बिजनेस टाइज विद कतार। 2021 में एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट हुई थी पाकिस्तान के अंदर। इसके अंदर 2019 मार्च में इंडिया इज नॉट अ मेंबर बट फर्स्ट टाइम इनवाइट किया गया था इंडिया को एज गेस्ट ऑफ ऑनर। अब्राहम अकॉर्ड 2020 सितंबर में हुआ था। यूएई, बहरीन एंड इसराइल पीस एग्रीमेंट फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ द रिलेशंस। अब्राहम रिगार्डेड एज अप्रोप्रिएट बाय बोथ जूइश एंड इस्लाम, ये आपको पता भी होगी ये चीज। I2U2 ग्रुप बहुत फेमस ग्रुप है। ईस्टर्न और वेस्ट एशियन क्वाड 2021-22 में जो हुआ था। इंडो पैसिफिक क्वाड इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में था। I2 यानी कि I2U2 ग्रुप है। I2U2 की आपकी फुल फॉर्म है इंडिया, इसराइल एंड यूएई एंड यूएसए। ठीक है, तो जैसे आपका ये क्वाड ग्रुप है ना, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसी तरह मिडल ईस्टर्न क्वाड ग्रुप है जिसको हम वेस्ट एशियन क्वाड ग्रुप भी कहते हैं, I2U2। ठीक है, जिस तरीके से ये सेम क्वाड ग्रुप है, इस तरीके से ये मिडल ईस्टर्न का क्वाड ग्रुप है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971, नॉट फॉर प्रॉफिट थिंक टैंक इन कॉलोनी या म्युनिसिपल एरिया है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में, एक नॉट फॉर प्रॉफिट वाला है ये। known for its annual summit at Davos report in Switzerland, where they invite the selected world leader, thinkers and NGO and industrialists को इनवाइट करा जाता है। 2021 में डेवोस समिट 2021 कैंसिल की कर दी गई थी बाय दी कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट। 2022 में एजेंडा था इनका ऑनलाइन डेवोस एजेंडा। 2022 समिट कब हेल्ड हुई? वर्चुअल मोड में हेल्ड हुई थी। ठीक है, कोरोना की वजह से ऑनलाइन हुई थी। एनुअल रिपोर्ट्स कौन कौन सी निकालता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट्स है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कुछ इनिशिएटिव्स। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पिलर 4 हमारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।